नमस्कार दोस्तों। इस श्रृंखला में थोड़े अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मध्ययुगीन इतिहास लेखन के बारे में, खासकर ईसाई इतिहास लेखन के बारे में बातचीत की थी। आज हम लोग नवजागरण और इतिहास के क्या अंतर संबंध है और नवजागरण ने किस तरीके से इतिहास लेखन को प्रभावित किया, उसके क्या मुख्य विशेषताएं रहे, इस पर प्रारंभिक बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 15वीं शताब्दी में यूरोप में एक विशिष्ट किस्म से घटनाएं घटित होनी शुरू हुई, जिसे समेकित रूप से हम लोगों ने नवजागरण का नाम दिया और दुनिया भर के इतिहासकारों को उसने प्रभावित किया। इतिहास ही नहीं बल्कि विज्ञान, कला, जितने भी मानवीय अभिक्रियाएं हो सकती हैं, उन सब पर इस घटना का, इस प्रकरण का एक स्थायी और दीर्घकालिक प्रभाव देखने को मिलता है। मानव इतिहास में बहुत कम ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका इतना लंबा असर होता है। नवजागरण एक ऐसी ही परिघटना है। ये और बात है कि इसे एक विशिष्ट घटना के तौर पर न ही लेकर के कुछ आधुनिक इतिहासकार इसे उन सामान्य प्रवृत्तियों के रूप में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो, और ये सही भी है, कि जो एक उस समय के समाज में घटित हो रही थी, उसके कुछ ऐतिहासिक कारण थे, उसकी जड़ें काफ़ी दूर तक, और वो प्रक्रिया भी काफ़ी लंबे समय से, चाहे वो सतह पर नहीं आ रही हो, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया का वो हिस्सा थी। वो अचानक से भी कोई घटना नहीं थी, जैसा कि हम आमतौर पर सुविधा की दृष्टि से मान लेते हैं कि कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद कुस्तुनतुनिया से भागे हुए लोगों के संग्रहित किताबों के माध्यम से कुछ ज्ञान का प्रसार हुआ और यह घटना घटित हुई। इसके अलावा या इसके बावजूद कि इसका असर होगा और इस असर से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन नवजागरण एक प्रवृत्ति ज़्यादा है बजाय एक घटना के, और यह प्रवृत्ति की जड़ें काफ़ी लंबे समय तक यूरोपीय समाज में सुप्त अवस्था में थीं, और वह सतह पर नहीं आ रही थी, और एक खास समय में वह बहुत अलग अलग स्वरूपों में सामने आती दिखती हैं, जिसको हम लोग समेकित रूप से नवजागरण कहते हैं। यदि हम पेट्रॉर्क के लेखन को देखें, बोकाचियो के लेखन को देखें, और उस समय के तमाम बुद्धिजीवियों के कामों को देखें, तो उस तरह के पढ़त को, जिस तरह की पढ़ाई वो कर रहे थे और जिस तरह की विवेचना वो कर रहे थे, वो विवेचना बिल्कुल एक नई पद्धति की विवेचना थी। इसको यदि हिंदी में कहें तो पांडित्यपूर्ण अध्ययन की एक पूरी परंपरा उसमें विकसित हो रही थी इस काल में। और यह अध्ययन क्या था? यह अध्ययन वस्तुतः धर्म के अध्ययन से बिल्कुल अलग एक लौकिक किस्म का अध्ययन था। अब तक के सारे अध्ययनों के केंद्र में जहाँ धर्म था, धर्म से जुड़ी बातें थी, और मनुष्य के मृत्यु के बाद के जीवन की ज्यादा चिंता थी, ये अध्ययन जो हो रहे थे वह, जिसको अंग्रेजी में स्कॉलिसिटिज्म कहते हैं, वह समेकित रूप से मनुष्य को केंद्र में रख करके हो रहे थे। चाहे वह धर्म का ही अध्ययन क्यों ना हो, चाहे वह गैर धार्मिक चीजों का ही अध्ययन हो, धर्म का अध्ययन हो, सारे अध्ययन मनुष्य को केंद्र में रखकर हो रहे थे। और इस तरह के अध्ययन की प्रवृत्ति को, इस तरह के अध्ययन के तरीके को हम मानववाद के नाम से जानते हैं, जो मनुष्य के इस जीवन की कल्पना करता है या इस जीवन को बेहतर बनाने की बात करता है। उसका सारा सरोकार, चाहे वो धर्म भी हो, तो उसका सरोकार यही होना चाहिए कि वह हमारे इस जीवन को किस तरीके से बेहतर बनाएगा, मनुष्य को कैसे प्रभावित करता है। मृत्यु के बाद के जीवन की चीजें, उससे पाप पुण्य का सवाल या कोई ईश्वरीय हस्तक्षेप या ईश्वरीय नियति से मनुष्य चलता है,
या मनुष्य का काम केवल एक कठपुतली की तरह ईश्वर के निर्देशों का पालन करना है, इस तरह की जो अवधारणाएं थी, जो तमाम मध्ययुगीन इतिहास लेखन में या किसी भी अध्ययन परंपरा में जो यह स्थापनाएं थी, धर्म की जो केंद्रीयता थी, वह टूटती हुई दिखाई देती है और मनुष्य की इहलौकिक चिंताएं उसके अध्ययन के केंद्र में आती दिखाई देती है। अब इतिहास का जो एक नया स्वरूप इससे उभर करके सामने आता है, जिससे कि इतिहास की एक, जैसे आरजी कॉलीवुड कहते हैं, इतिहास की किताब जांचने का जो सबसे पहला, कि कोई किताब इतिहास की किताब है कि नहीं, उसकी जो पहली शर्त है कि वह मनुष्य के बारे में हो, उसमें किसी दैवीय हस्तक्षेप, दैवीय किंवदंती, देवताओं के बारे में या मनुष्यतर के बारे में उसका जीवन में हस्तक्षेप की बात यदि है, वह किताब इतिहास की किताब नहीं है, वह कुछ और किताब है। यह जो इतिहास की पहली शर्त बनती हुई दिखाई देती है आधुनिक इतिहास की, वह इसी नवजागरण की देन है कि हम मनुष्य के बारे में सुचिंतित तरीके से और उसके क्रियाकलापों के बारे में इसमें बात होनी शुरू होती है। यह जो मानववाद है, जिसमें मनुष्यता अपनी केंद्रीयता अर्जित कर रहा है, मनुष्य एक केंद्रीय तत्व के रूप में उभर रहा है, इसने तमाम अध्ययनों को प्रभावित किया, कलाओं को प्रभावित किया। हम देखते हैं कि वह पूरा दौर ही एक विविध कला रूपों में नए नए चीजों के, साहित्य में देखें, कला में देखें, लेखन में देखें, इतिहास में भी, इतिहास बिल्कुल एक नए तरीके से हमारे सामने आता है। यह नयापन क्या था इतिहास का? क्या इतिहास ने इसमें अपने को बदला, या कौन सी नई चीजें इतिहास में आकर के जुड़ गई इसमें, इस नवजागरण के कारण? तो सबसे पहली जो इसमें बात दिखाई देती है, वह है इतिहास में बहुत से ऐसे लोगों का प्रवेश जो पेशेवर इतिहासकार नहीं थे, ले हिस्टोरियंस थे। वह छोटे शहरों में रह रहे थे और स्व अध्ययन कर रहे थे इतिहास का, मनुष्य की सभ्यताओं का, मनुष्य के बारे में सोच रहे थे। वह किसी संस्थान, किसी मठ से नहीं जुड़े थे, कोई पोप नहीं थे, उन पर इतिहास या किसी दरबार से नहीं जुड़े थे, कोई संरक्षण इस तरह से उनको प्राप्त नहीं था। एक बड़ी संख्या में ये ले हिस्टोरियंस जो हैं, वह अचानक से इस नवजागरण के कारण हमारे परिदृश्य पर आ जाते हैं। और यह सबसे ज्यादा घटित कहाँ होता है? यह दिखाई देता है, इस तरह की प्रवृत्ति, ले हिस्टोरियंस की प्रवृत्ति दिखाई देती है हमको इटली में, और इटली के उन शहरों में जहां पोप का सीधा हस्तक्षेप नहीं था, जैसे पीडमेंट, जैसे लोम्बार्डी, जो रोम से बिल्कुल अलग तरह से गणतंत्र के तौर पर विकसित हुए थे, नए व्यापारिक राज्य के तौर पर विकसित हुए थे। वहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पनप रही थी। वह अपने शहरों के नियमों का निर्धारण खुद कर रहे थे। वहाँ व्यवसायियों का प्रभुत्व था, वह नए व्यवसायिक केंद्र थे। और हम जानते हैं कि इटली का जब एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उस एकीकरण में इन्हीं शहरों का सबसे ज्यादा योगदान था। इन्हीं शहरों ने उसको लीड किया एक तरह से। पीडमेंट, सार्डिनिया, लोम्बार्डी, इस तरह के राज्यों ने लीड किया, बजाय इसके कि वेनिस और रोम ने। तो ये ले हिस्टोरियंस जो थे, उन्होंने इतिहास को बिल्कुल जमीनी नजर से देखने की कोशिश की, क्योंकि वो खुद जमीन के लोग थे, मनुष्य साधारण थे। और इसमें इतिहास की सारी चीजें जो मनुष्य से अभिप्रेत थी, जो मनुष्य की अभिक्रियाओं से संबंधित थी, वो सारी चीजें इतिहास के दायरे में आने लगी। कि मनुष्य की क्षमता क्या है, वह यदि अब किसी ईश्वर का सहारा नहीं है मनुष्य को, और मनुष्य अपना कर्ता स्वयं है, यह एक भरोसा, यह एक विश्वास, यह मनुष्य की अनंत संभावनाओं का जो एक चित्रण है कि मनुष्य अपना नियंता स्वयं है, यह जो एक, ये एक बहुत बड़ी बात थी। अभी शायद सामान्य बात लगे, लेकिन उस समय पूरे धर्म को इस रूप में देखना कि धर्म ग्रंथ वगैरह भी या धार्मिक चीजें भी मनुष्य की अंततः बेहतरी के लिए है, मनुष्य को
इस भुलावे में रखने के लिए नहीं है कि उसका मृत्यु के बाद के जीवन का क्या होगा। तो सारे लैटिन ग्रंथों का, सारे रोमन जितने भी क्लासिक्स थे, उन सब का री इंटरप्रिटेशन होना शुरू हुआ। उन सब की मनुष्य के लिए उसमें क्या बात है, और इसको लेकर के एक विपुल लेखन हमको इन शहरों में दिखाई देने लगता है। इतिहास के लिए जैसे प्रमाण की जरूरत होती है, और प्रमाण सबसे ज्यादा जो संरक्षित हैं वह या तो इतिहास की उन पुरानी किताबों में जो इतिहास के नाम पे लिखे गए, तो उन सबको खोजा जाए, उनके बारे में नए सिरे से बताया जाए लोगों को। हम देखते हैं कि उस समय इटली में पोलिबियस, टेसिटस, जो पुराने यूनानी इतिहासकार थे, उन सब के लेखन की खोज होनी शुरू हुई। पोलिबियस का लेखन उसी समय सामने आता है, जर्मनी का उसी समय सामने आती है, और यह सब एक आराम से लेखकों के द्वारा हो रहा था। वो कोई बड़े इतिहासकार नहीं थे, लेकिन वह खोज करके एक उस जो पांडित्यपूर्ण अध्ययन की जो एक सामान्यकरण की प्रक्रिया चल रही थी, इसमें कोई विशिष्ट नहीं था जो पंडित था, वह सब लोग पंडित थे, सब स्कॉलर थे। वो पूरी सोसाइटी जो थी वह एक स्कॉलरसिटी सोसाइटी थी, और उस सोसाइटी में इस तरह की बातें उभर करके सामने आ रही थी, और उसमें नए नए तत्व अन्वेषित हो रहे थे। वरना देखें तो पुरातत्व वगैरह का पूरा जो एक पूरी श्रृंखला थी, इटली जैसे शहरों, प्राचीन शहर थे, प्राचीन राज्य थे, ये सब कोई ज्यादा जागरूकता नहीं थी, दुनिया में नहीं थी, तो यहाँ भी नहीं थी। बल्कि एक पोप जो चतुर्थ था, उसने तो कॉलेजियम के जितने पत्थर थे जिस पर पुरातात्विक अभिलेख लिखे हुए थे, उसको लगभग 2600 गाड़ियों में कचरा समझ करके उसने फिकवा दिया। उसने एक कि पत्थरों के जो व्यवसायी थे उनको उसने अनुमति दे दी कि आप इन पत्थरों को ले जाएं, और वो इतिहास के इतने सारे महत्वपूर्ण स्रोत कौड़ियों के भाव कहीं खप गए, बिक गए, पत्थर बन करके रह गए जो पुरातात्विक अभिलेख थे। 2600 गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में। लेकिन यह तो एक दृष्टांत है, यह एक स्थिति है कि किस किस तरह के लोग थे जो, यदि ऐतिहासिक चेतना ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, समाज क्या ब्लंडर कर सकता है। लेकिन यदि ऐतिहासिक चेतना विकसित हो तो उसी इटली में फिर हम देखते हैं कि पुरातत्व शास्त्र जो है बिल्कुल एक नए विषय के रूप में उभर करके सामने आता है। आज जो हम इतिहास में पुरातत्व की अनदेखी नहीं कर सकते, या पुरातत्व इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है, यह आधार नवजागरण के काल की ही देन है, और नवजागरण में इटली की ही देन है। फ्लावियो नियोंडो को याद करते हैं कि जिसने पुरातत्व विज्ञान को बिल्कुल एक नए विज्ञान की तरह स्थापित किया। पूरे इटली में इस तरह के अभिलेखों को इकट्ठा करना, पांडुलिपियों को संग्रहित करना, उन पर बहस करना, उनके बारे में छोटी छोटी संस्थाएं बना करके उनको संरक्षित करने का काम करना, नगर के धनी व्यापारियों और कभी कभी राजाओं को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वह नए संग्रहालयों का निर्माण करें जिसमें पुरातत्व के महत्व की चीजें रखी जाएं, पांडुलिपियां रखी जाएं। उस समय देखते हैं इटली में कई इस तरह के संग्रहालय बनने शुरू हुए थे, और पुरातत्वों को संरक्षण के लिए अलग से भवनों का निर्माण होना शुरू हुआ। उसमें कई गुमनाम से लोगों का नाम आता है। दूसरी जो एक अध्ययन की एक नई परंपरा विकसित हुई, जिसको हम लोग फिलोलॉजिकल स्टडीज कहते हैं, इतिहास के तथ्यों का एक फिलोलॉजिकल क्रिटिसिज्म शुरू हुआ कि जो इतिहास के तथ्य हैं वह तथ्य कितने तथ्य हैं, क्या तथ्य हैं। और सबसे बड़ा इतिहास का, जैसे वो भंडाफोड़ कहते हैं, हम लोग सब परिचित हैं एक प्रकरण से, कॉन्टेस्टाइन का दान, कॉन्टेस्टाइन का दान पत्र जो है, रोम में कॉन्टेस्टाइन ने पोप को एक दान पत्र दिया था जिसमें कि सांसारिक अधिकार भी पोप को मिल गए थे, और राज्य को किस तरह से संचालित किया जाए, राज्य की नीतियां क्या होंगी, यह पोप ही तय करेगा,
यह कांटेस्टाइन के उस दान पत्र से सिद्ध होता था। सदियों तक पोप इसका इस्तेमाल करते रहे, कांटेस्टाइन के इस दान पत्र का। लेकिन इस फिलोलॉजिकल क्रिटिसिज्म ने पहली बार कांटेस्टाइन के इस दान पत्र पर गंभीर सवाल उठाए। 1440 ईस्वी का समय था। लॉरेंजो वाला एक इतिहासकार उस समय के इटली का, जिसने लॉजिकल सवाल उठाए इस दान पत्र पर कि कैसे कोई पोप को अपना सारा अधिकार दे सकता है, अपने उत्तराधिकारियों को अधिकार नहीं दे करके, अपने वंशजों को यह अधिकार नहीं दे करके पोप को कैसे अधिकार दे सकता है? यह लॉजिकल है क्या? सवाल यहां से शुरू हुआ। और यदि वह इतना बड़ा धार्मिक हो ही गया था कि पोप को दे दिया, तो क्या सारी सीनेट भी धार्मिक हो गई थी? क्या सीनेट ने उसको पास भी कर दिया था? क्या पूरा रोम जो था वह एकदम से ईसाइयत के इतने प्रभाव में था कि अब रोम का साम्राज्य पोप ही चलाएंगे, इस पर सहमत हो गया था, और इसलिए वह दान पत्र इतना स्वीकृत दान पत्र मान लिया जाए? इसके बाद शुरू हुई वाला की वह कोशिश है, लॉरेंज वाला की। उस समय इटली के शासक, पिडमेंट के शासक का पोप से एक झगड़ा भी चल रहा था। तो हम इतिहास इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि इतिहास का एक समकालीन उपयोग कैसे किया जा सकता है, या कैसे इतिहास की जरूरतें कैसे पड़ जाती हैं। कि पोप के पास अधिकार थे क्योंकि पोप के पास कंटेस्टाइन का वो दान पत्र था, और लॉरेंज वाला इसको चुनौती दे रहे थे कि ये दान पत्र है भी कि नहीं दान पत्र है। और उसके बाद वह पूरी अध्ययन की प्रक्रिया शुरू हुई। लैटिन शब्दों का वर्गीकरण किया गया कि यह शब्द कब अस्तित्व में आए, इन शब्दों में निहित जो बर्बरता है, इन शब्दों में जो निहितार्थ है, वह अर्थ कब अस्तित्व में आया। भाषा वैज्ञानिक अध्ययन होना शुरू हुआ उस पूरे कंटेस्टाइन के दान पत्र का। और अंततः यह सिद्ध हुआ, और आज तक यह सिद्ध है कि कंटेस्टाइन का वह दान पत्र नकली था। वह 700 के आसपास का बनाया गया जाली दान पत्र था, जिसके आधार पर पोप लगातार अपने राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। एक बहुत बड़ी घटना थी, इस फिलोलॉजिकल अध्ययन से संभव हो पाई। इतिहास की जो चीजें, जो तथ्य के नाम पर, जो पुरातत्व के नाम पर जो जालसाजी इतिहास में हुई, उसको इस अध्ययन ने एक तरह से भंडाफोड़ किया, लॉरेंज वाला के इस स्टडी ने। और आज तक हम इसको मानते हैं कि मतलब यह एक गलत तथ्य था, जो इतने लंबे समय तक इतिहास में स्थापित तथ्य की तरह पढ़ाया जाता रहा, और लोग उसको समझते रहे कि यह वैसा ही चलता। वैसा ही एक प्रवृत्ति थी उस समय यूरोप में कि हर राजवंश अपने आप को ट्रॉय से या स्पार्टा से जोड़ता था। इंग्लैंड का मानना था कि वह ट्रॉय का ब्रूटस जो था, उसने इंग्लैंड में पहले राजतंत्र की स्थापना की थी, क्योंकि सबको एक रोम से एक संबद्धता चाहिए थी कि हम रोमन्स हैं। तो सब इस तरह के मिथकों में जीते थे। ये नवजागरण कालीन इतिहासकार ही थे जिन्होंने इस मिथक को तोड़ा। इंग्लैंड की स्थापना या इंग्लैंड में राजवंश की शुरुआत किसी ट्रॉयवासी ब्रूटस ने नहीं की थी। वो इंग्लैंड के अपने स्थानीय राजवंश थे, उसका ट्रॉय से कोई संबंध नहीं था। वैसा ही फ्रांस भी मानता था कि फ्रांस की भी स्थापना किसी ट्रॉयवासी ने की थी। ये सारे मिथक उस फिलोलॉजिकल जो क्रिटिसिज्म थी उससे टूट रहे थे, और एक नए किस्म का इतिहास बोध जो तथ्यों पर आधारित था, जो पुरातत्वों पर आधारित था, जो भाषा विज्ञान के अध्ययनों से संचालित हो रहा था, जो फिलोलॉजिकल क्रिटिसिज्म से चल रहा था, तो एक नए किस्म का इतिहास बोध नवजागरण काल में हमें विकसित होता हुआ दिखाई देता है, जिसका दूरगामी परिणाम होना था। एक तो मनुष्य की केंद्रीयता, इतिहास के नए सिरे से उपयोग। अब इतिहास से वो चीजें गायब थी जो मध्ययुगीन इतिहास की विशेषता थी। अब इसमें संतों के लिए, बिशप के लिए,
उनकी नैतिक कथाओं के लिए, ईश्वरीय इच्छाओं के लिए जगह नहीं थी। इसमें मनुष्य की चिंताएं थी, मनुष्य के बारे में बातचीत होनी थी, मनुष्य के विकास की बात होनी थी और सत्य के करीब पहुंचने की चिंता थी और पूरी सभ्यता को नए तरीके से जांचने की। इसमें मनुष्य की केंद्रिता की, उसके अपने विकास की चिंता के साथ इतिहास लेखन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था, जिसे हम नवजागरण के दीर्घकालिक प्रभाव की तरह देख सकते हैं। हम लोग इसके प्रमुख इतिहासकारों पर, खासकर मैकियावेली पर और गुरडीशाइन पर किसी और एपिसोड में हम लोग और एक बार बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।